प्रेतात्मा का प्यार, पुनर्जन्म की अद्भुत कहानी। इस कहानी के दूसरे भाग में आपने सुना श्रीकांत के जिद के आगे उसके मम्मी पापा हार मान लेते हैं और उसे जाने की इजाजत दे देते हैं। श्रीकांत के साथ उनके पापा भी बीजापुर जाना तय हो जाता है। जाने की तैयारियां शुरू हो जाती है। एक शाम श्रीकांत अपने घर के छत पर बैठा हुआ अपने बहनों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और उसे एक महिला की सुरीली आवाज उसके कानों में पड़ती है जो कह रही थी, आ रहे हो ना शशि। श्रीकांत तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ कोई नहीं रहता। अब इसके आगे उस महिला की आवाज श्रीकांत ने पहली बार नहीं सुनी थी, इसके पहले भी कई बार सुन चुका था। श्रीकांत को हर बार उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगता जैसे उसे कोई भ्रम हुआ है। उस बात को उतना गंभीरता से नहीं लेता था और आज भी उसने इग्नोर कर दिया। बीजापुर बस्तर भोपाल से करीब 1100 किलोमीटर दूर बीहड़ जंगल वन संपदा से भरपूर आदिवासी बहुल क्षेत्र में था, जहाँ के लोग बहुत ही सीधे सादे और शहरों की संस्कृति से कोसों दूर थे। बस्तर के अबूझमाड़ क्षेत्र में आज भी आदिवासी महिला, पुरुष और बच्चों को पूर्ण या अर्धनग्न अवस्था में देखे जा सकते हैं। नक्सलवादियों ने इन आदिवासियों के बीच बरसों से अपनी पकड़ बना रखी है। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ भड़काकर उनके दिलों में राज कर रहे हैं और आज भी। श्रीकांत की मां ढेर सारे पकवान और नमकीन बनाने में लग जाती है। श्रीकांत किचन में आकर देखता है और अपनी मां से कहता है, अरे मां, तुम पगला गई हो। मैं अकेला इन पकवानों को 2 महीने में भी खत्म नहीं कर पाऊंगा, खराब हो जाएगा। कहते हुए श्रीकांत पीछे से अपनी मां के गले में हाथ डालकर मां के गाल में एक प्यारा सा चुम्मा दे देता है। श्रीकांत कहता है, मां, तेरे इस प्यार को देखकर तो मेरा मन डगमगा रहा है, जाऊं कि नहीं जाऊं। श्रीकांत की मां अपने को श्रीकांत को दूर हटाते हुए कहती है, चल हट, तेल की कढ़ाई चढ़ी हुई है और ये प्यार का नाटक अब बंद कर, मुझे पकवान बनाने दे। जितना खा सकता है खा लेना, बाकी वहाँ आस पड़ोस में बच्चों को बांट देना। श्रीकांत बोलता है, क्या माँ, मेरे प्यार को तुमने नाटक बोल दिया। श्रीकांत की माँ, नहीं तो और क्या, यदि प्यार होता तो बीजापुर नहीं जाता। श्रीकांत हंसता हुआ अपनी माँ का गाल पकड़कर प्यार से नकोड़ते हुए कहता है, माँ, मेरी प्यारी माँ, इस दुनिया में मुझे लाने वाली माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत कर, जैसा मैं जा रहा हूँ वैसा वापस आऊंगा और सही सलामत आऊंगा। कहते हुए श्रीकांत कमरे से निकल जाता है। श्रीकांत ज्वाइनिंग के लिए जरूरी कागजात, पहचान पत्र, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड सभी की मूल और फोटोकॉपी बैग में रख लेता है। जरूरत के सारे कपड़े, बोरिया, बिस्तर सब बैग में भर लेता है। कल ट्रेन से अमरकंटक एक्सप्रेस से रायपुर तक और रायपुर से बीजापुर बस में जाना था। ट्रेन भोपाल से कल दिन में 10 बजे छूटेगी और रायपुर शाम को 6 बजे पहुंचेगी। श्रीकांत का ये पहला ट्रिप था। इसके पहले उसने कहीं भी इतनी लंबी यात्रा नहीं की थी, सिर्फ लोकल ट्रेन में ही भोपाल में जरूरत के अनुसार सफर कर लिया करता था। श्रीकांत के पिता भी अपना बैग 1 हफ्ते के हिसाब से तैयार कर चुके थे। सबसे ज्यादा सामान बैग, पैकेट और बड़ी बड़ी थैलियां श्रीकांत के ही थे। कल सुबह घर से 9 बजे निकलना था। आज रात को घर में किसी को भी नींद नहीं आ रहा था, न जुड़वा बहनों को और न उसके माँ को नींद आ रही थी। तीनों श्रीकांत के ही कमरे में ही बैठे हुए बातें कर रहे थे। श्रीकांत के पिता कुछ देर बाद सो जाते हैं। रात के 11:30 बजे श्रीकांत बातें करते हुए उसे कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। रात को करीब 3 बजे के आसपास उसी महिला की आवाज श्रीकांत के कानों में पड़ती है। उसकी नींद खुल जाती है। वह अपने सिरहाने में एक सुंदर सी लड़की को सफेद पोशाक पहने बैठी हुई दिखाई देती है। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था, धुंधला सा नजर आ रहा था। श्रीकांत उसे देखकर घबरा जाता है। श्रीकांत उठकर बैठ जाता है। कमरे में उस वक्त उस लड़की के अलावा कोई नहीं था। श्रीकांत मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर देखे जा रहा था। उस लड़की की आंखों में आंसू आ रहे थे, वो भी श्रीकांत को देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद वह लड़की उठकर जाने लगती है। श्रीकांत भी उसके पीछे पीछे कमरे से निकल जाता है। कमरे से बाहर श्रीकांत और वो लड़की एक बीहड़ जंगल में पहुंच जाते हैं। श्रीकांत को अजीब लगता है कि कमरे से बाहर निकलते ही घने जंगल में कैसे पहुंच गए। वो लड़की डरते हुए जल्दी से कहती है, शशि, जरा तेजी से कदम बढ़ाओ, गांव वाले अपने पीछे आ रहे हैं। श्रीकांत पीछे मुड़कर देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता।
पर कुछ लोगों के आने की शोर उसके कानों में सुनाई पड़ रही थी। श्रीकांत भी उस लड़की के पीछे पीछे तेजी से चलने लगता है। अचानक श्रीकांत का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और औंधे मुंह जंगल के रास्ते में गिर पड़ता है। श्रीकांत के मुंह से चीख निकल जाती है और वह उस लड़की को रुकने के लिए पुकारता है। तभी श्रीकांत की चीख सुनकर उनकी मम्मी की नींद खुल जाती है। वह दौड़कर श्रीकांत के पास आकर रोते हुए उसे उठाती है और पूछती है, अरे बेड से नीचे कैसे गिर गया? बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? श्रीकांत सपना देख रहा था। सामने में माँ को देखकर मुस्कुरा देता है और खड़े होते हुए पूछता है, माँ आप लोग रात में मेरे ही बेड में सोए थे क्या? श्रीकांत की माँ कहती है, हाँ ये दोनों तो पहले ही सो गए थे, तेरे सो जाने के बाद मैं भी यही लेट गई। श्रीकांत की माँ दोनों बच्चियों को जगह देती है। तीनों कमरे से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद श्रीकांत बिस्तर पर लेटकर उस सपने के बारे में सोचने लगता है। श्रीकांत को याद आता है कि इसी प्रकार का सपना बचपन में उसे 2-3 बार आ चुका था। वह सपना देख तो लेता था पर सवेरे होते ही भूल जाता था। कई सालों बाद आज वही सपना दोबारा आया था और सपने में वही सुंदर सी लड़की का धुंधला चेहरा, घने जंगल में उसके पीछे जाता हुआ श्रीकांत और उसके कानों में पीछे से गांव वालों की आने की आवाजें। वो लड़की कौन थी? श्रीकांत के सपनों में क्यों आ रही थी? श्रीकांत से उसका क्या रिश्ता है? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए प्रेतात्मा का प्यार पुनर्जन्म की अद्भुत कहानी का अगला भाग। अगर इस धारावाहिक के पिछले एपिसोड की कहानियों को सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए गए हैं। यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें और इसी प्रकार के कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।